हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉची समाकल सूत्र के बारे में पढ़ा था, उसका डेरिवेशन किया था। आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, पहले हम कॉची समाकल सूत्र को रिवाइज करेंगे और उसके बाद में उसकी जो दो ऊपर में उस दोनों ऊपर में को हम सिद्ध करके दिखाएंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले कॉची समाकल सूत्र को वापस देख लेते हैं। जिसको भी नहीं समझ में आया तो वापस हम बता देते हैं ना, वापस पढ़ लेते हैं। लिखवाने का काम तो करेंगे नहीं, अपने को सिर्फ समझाना है तो समझा देंगे। तो कॉची समाकल सूत्र, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, आप समझ लेना आराम से। कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, तो देखो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है। यदि समवर्त कंटूर सी के अंदर, यदि समवर्त कंटूर सी के अंदर एफ जेड, यदि समवर्त कंटूर सी के अंदर तथा ऊपर एफ जेड है, वो एनालिटिक फंक्शन है। क्या है? विश्लेषिक फलन है। यदि एफ जेड समवर्त कंटूर सी के अंदर तथा ऊपर एफ जेड क्या हो? विश्लेषिक फलन हो, तथा सी के अंदर जेड नोट कोई बिंदु हो, उस जेड नोट पर फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर होती है? 1/2 पाई आयोटा सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट डी जेड के बराबर होता है। ये हमारा क्या था? कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। तो देखो इसको प्रूफ कैसे करेंगे हम। प्रूफ के लिए देखो, एक क्लोज कंटूर सी मान लिया हमने। क्या मान लिया? एक क्लोज कंटूर सी है। ठीक है, इसमें जेड नोट कोई पॉइंट है, जेड नोट कोई क्या बिंदु है, जेड नोट कोई बिंदु है। ठीक है, अब यहाँ देखो एक बार कि एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट, एफ जेड अपॉन में जेड माइनस जेड नोट, जेड बराबर यदि जेड नोट रख दे तो ये फंक्शन क्या नहीं होगा? एनालिटिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जेड बराबर जेड नोट पर ये फंक्शन क्या है? डिफाइन नहीं है, परिभाषित नहीं है। और परिभाषित नहीं होने का ये फंक्शन क्या नहीं होगा? एनालिटिक नहीं होगा। तो एनालिटिक इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम कि एक आर त्रिज्या का, एक आर सर्किल का क्या करेंगे अपन? आर त्रिज्या का हम एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे और इस सर्किल को नाम क्या दे देंगे? C1। और इसकी जो त्रिज्या है R, वो इतनी छोटी होगी कि ये सर्किल C1 के अंदर ही रहेगा। और ये जो सर्किल है, ये जो C1 सर्किल बना है, ये सर्किल कहाँ रहेगा? C के अंदर ही रहेगा। तब एफ जेड अपॉन जेड नोट है वो C1 और C के द्वारा, C1 और C के द्वारा जो परिबद्ध क्षेत्र है, इस परिबद्ध क्षेत्र में एफ जेड क्या हो जाएगा? एनालिटिक हो जाएगा। तब एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट है वो इस C और C1 के द्वारा परिबद्ध क्षेत्र में क्या हो जाएगा? विश्लेषिक फलन हो जाएगा। तब कॉची की बहुसंबंधित प्रदेश पर में से हम क्या लिख सकते हैं कि C पर किया गया जो इंटीग्रेशन है, C पर यदि एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट का जो इंटीग्रेशन है वो C1 पर किया गया इंटीग्रेशन के बराबर होता है। ये कॉची की बहुसंबंधित प्रदेश में पढ़ी थी ना अपने। कॉची की बहुसंबंधित प्रदेश पर में क्या होती है कि C के अबाउट किया गया जो इंटीग्रेशन है वो उसके अंदर जितने भी क्लोज कंटूर होता है उनके सम, उन पर किया गया इंटीग्रेशन के सम के बराबर होता है। तो उसमें कितने क्लोज कंटूर है? एक ही है, तो एक के बराबर हो जाएगा। दोबारा देखो कि यहाँ पे हमने क्या किया कि एफ जेड है वो इस क्लोज कंटूर C के अंदर क्या है? अंदर तथा ऊपर विश्लेषिक फलन है और जेड नोट कोई बिंदु है। हमने क्या किया? जेड नोट को केंद्र मानकर, जेड नोट को सेंटर मानकर आर त्रिज्या का एक सर्किल ड्रॉ किया और उस सर्किल का नाम क्या दिया? नाम दिया C1 नाम दिया। और ये जो C1 सर्किल है वो कहाँ रहेगा? इस क्लोज कंटूर के अंदर ही रहेगा। तब फलन एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट C1 और C के द्वारा परिबद्ध क्षेत्र में क्या हो जाएगा? एनालिटिक हो जाएगा। तब कॉची की बहुसंबंधित प्रदेश पर में से क्या लिख सकते हैं कि C के अबाउट किया गया जो इंटीग्रेशन है वो C1 के अबाउट किया गया इंटीग्रेशन के बराबर हो गया। इसको दे दिया था समीकरण संख्या 1। ठीक है, अब इसको लेकर चलना होता है। अब इसमें एफ जेड नोट जोड़ देंगे और एफ जेड नोट ही घटा देंगे। जेड माइनस जेड नोट डी जेड। ठीक है, अब देखो यहां देखो इसको क्या लिखेंगे? एफ जेड माइनस एफ जेड नोट अपॉन
जेड माइनस जेड नोट डी जेड प्लस एफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट डी जेड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबके। अब देखो हमने क्या माना था, एक सर्किल बनाया था जेड और जेड नोट के बीच में एक रेडियस आर रेडियस का एक सर्किल बना दिया था। अब क्या करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। C1 के अबाउट है और जेड माइनस जेड नोट के स्थान पर तो क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे। जेड माइनस जेड नोट के स्थान पर क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे। तो देखो अब C1 एफ जेड माइनस जेड नोट डी जेड। तो C1 एक सर्किल है जिसकी जेड माइनस जेड नोट, जिसका सेंटर तो क्या है जेड नोट और रेडियस क्या है आर। इस सर्किल को हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे इसकी सहायता से, इस सर्किल की सहायता से। तो ये इसको क्या लिख देंगे, C1 जेड माइनस जेड नोट बराबर क्या लिख देंगे, आर ई की पावर आइटा थीटा। ऐसा लिखना बताया था ना। यदि मॉडुलस जेड बराबर क्या हो, आर हो, यदि मॉडुलस जेड बराबर क्या हो, आर हो, तो जेड बराबर क्या लिखते हैं, आर ई की पावर आइटा थीटा। तो इसको क्या लिखेंगे फिर बताओ, आगे सोल्व करेंगे ना, जेड डी जेड हो जाएगा और ये हो जाएगा आइटा आर ई की पावर आइटा थीटा डी थीटा। और थीटा जो हो जाएगा 0 से 2 पाई के बीच में हो जाएगा। अब देखो इसके बाद में क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे ना वहाँ पे। तो देखो यहाँ से C1 एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट डी जेड इक्वल टू एफ जेड नोट है, एफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट के स्थान पर क्या लिख देंगे, आर ई की पावर आइटा थीटा और इसमें आर आइटा आर की पावर थीटा। और लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 2 पाई, ये कैंसिल आउट। तो ये हो जाएगा आइटा एफ जेड नोट तो बाहर और डी थीटा का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन थीटा और लिमिट रख देंगे 0 से 2 पाई। तो ये आ जाएगा 2 पाई आइटा एफ जेड नोट। तो यहाँ से क्या आ गई वैल्यू, 2 पाई आइटा एफ जेड नोट, इसकी वैल्यू आ गई। यहाँ पे रख देंगे इस समीकरण से, जो भी समीकरण को नाम दे दिया, जैसे मान लो ए दे दिया तो समीकरण ए से, तो तब समीकरण ए से, तो समीकरण ए से इसका मान क्या हो जाएगा, ये तो देखो लिखा हुआ है ना आपके सारा, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू लिख देंगे, क्या हो जाएगी प्लस 2 आइटा एफ जेड नोट। ठीक है, अब देखो इसके बाद में क्या किया था, इसके बाद में हमने क्या किया था, इसको इधर ले आए तो ये हो गया C1 एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट डी जेड माइनस 2 पाई आयोटा एफ जेड नोट इक्वल टू C1 एफ जेड माइनस एफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट डी जेड। ये अपने इतना आ गया समझो। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ मापांक लेने पर, दोनों तरफ क्या लेंगे, मापांक लेंगे, दोनों तरफ मापांक लेंगे। जब इस मापांक को सोल्व करेंगे तो जब इस पर मापांक यदि अपन अलग अलग करेंगे तो इसका मान बढ़ जाएगा, क्योंकि इनइक्वालिटी है ना एक, उस इनइक्वालिटी से, तो इसका मापांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम जब इसका मापांक अलग अलग लेंगे, C1 एफ जेड माइनस एफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट और ये हो जाएगा डी जेड। इसको सॉल्व कर लें। अब यहाँ पे देखो, एक तो ये आपको बात समझनी पड़ेगी, मापांक को कैसे सोल्व करेंगे। इसमें हम लगाएंगे कौशी की साध्यता परिभाषा। साध्यता परिभाषा क्या कहती है, देखो चूंकि एफ जेड है वो जेड बराबर जेड नोट पर क्या है, विश्लेषिक है। चूंकि एफ जेड है वो जेड बराबर जेड नोट पर क्या है, विश्लेषिक फलन है। एफ जेड जेड बराबर जेड नोट पर क्या है, विश्लेषिक फलन है। ठीक है, इम्प्लाइज दैट एफ जेड जेड बराबर जेड नोट पर सतत फलन है। एफ जेड पर क्या है, सतत फलन है। तब सांत्यता की परिभाषा से, सांत्यता की परिभाषा क्या कहती है, सांत्यता की परिभाषा से, सांत्यता की परिभाषा कहती है कि प्रत्येक एफ साइलन इज ग्रेटर देन 0 के लिए, प्रत्येक एफ साइलन इज ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट
डेल इज ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ जेड माइनस एफ जेड नोट का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर, जबकि जेड माइनस जेड नोट की जो डिफरेंस है वो लेस देन क्या हो जाएगी, डेल हो जाए। ये परिभाषा है कि चूंकि एफ जेड है वो जेड बराबर जेड नोट पर विश्लेषिक फलन है, एफ जेड है वो जेड नोट पर क्या है, सतत फलन है, क्योंकि जो फलन विश्लेषिक होता है वो सतत फलन भी होता है। तब सांकेतिक परिभाषा से क्या कहती है कि प्रत्येक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट एक ऐसा डेल विद्यमान होता है सच दैट एफ जेड माइनस एफ जेड नोट का जो डिफरेंस है वो लेस देन किससे हो जाएगा, एप्सिलॉन, जबकि जब होगा जब जेड माइनस जेड नोट का जो डिफरेंस होगा वो लेस देन डेल होगा। यहाँ समझो, देखो ये हमने क्या बनाया था, एक क्लोज कंटूर सी बनाया था, एक सर्किल बनाया था जेड नोट आर त्रिज्या का, ठीक है। अब देखो जेड और जेड नोट के बीच का जो डिफरेंस है वो अपने पास क्या है, आर है, और आर है वो अपनी इच्छा से ली हुई है, त्रिज्या है वो इतनी छोटी ली हुई कि अपनी इच्छा से ली हुई है। यदि मैं ऐसा करूं कि इस त्रिज्या को क्या करूं, इस डेल से छोटा मान लूं, ये लिख सकता हूं कि चूंकि वर्त C1 की त्रिज्या, C1 की जो त्रिज्या आर है वो जितना चाहो इतना छोटी ले सकते हो, क्यों, क्योंकि जो आर ली है अपने वो अपनी इच्छा अनुसार ली है, तो अपनी इच्छा अनुसार हम इसको कितना भी छोटा ले सकते हो, ठीक है। तो आर को हम यदि लेस देन क्या ले लें, डेल से छोटा ले लें, तो यदि आर का मान डेल लेस देन डेल हो जाए, इसका मतलब जेड माइनस जेड नोट का जो डिफरेंस होगा वो लेस देन डेल हो जाएगा, और लेस देन डेल हो जाएगा तो एफ जेड माइनस एफ जेड नोट का जो डिफरेंस होगा वो लेस देन किससे हो जाएगा, एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। इसका मतलब ये बात सत्य हो गई। ये बात सत्य होते ही इसका मान क्या लिख देंगे हम, एप्सिलॉन लिख देंगे, और इसका मान क्या लिख देंगे, आर, इसका मान आर लिख देंगे ना, और उसका मान हम निकाल लेंगे। तो इसका मान कैसे निकालोगे, देखो इसका मान कैसे निकाला था हमने, इसका मान एप्सिलॉन हो गया, इसको क्या मान हो गया, आर, और इसका मान डी जेड है। तो यहाँ से देखो एप्सिलॉन अपॉन आर C1 डी जेड, इसका मान क्या है, इसका मान बताया था ना, चाप C की लंबाई के बराबर, और चाप क्या C1 सर्किल है, और सर्किल की लंबाई सर्किल की परिधि के बराबर, सर्किल की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। ये 7 वाला चैप्टर स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, उसमें बताया था ना ये चीजें, ऐसे नहीं बताया था क्या, चाप C1 की लंबाई, जो भी ये सर्किल होगा, जो भी आपका कंटूर होगा उसके बराबर, उसकी लंबाई के बराबर ये मान होगा। तो यहाँ पे C1 क्या है, एक सर्किल है, तो सर्किल है तो सर्किल की लंबाई कितनी होती है 2 पाई आर। तो ये हो जाएगा अपने पास लेस देन एप्सिलॉन 2 पाई एप्सिलॉन। फिर एप्सिलॉन तो अपनी इच्छा से लिया हुआ है, तो एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, फिर उसका मापांक यदि 0 के बराबर है तो फिर जो अपना नंबर है वो उसका क्या हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। फिर इसको सोल्व करके फिर कोशिश समाकल सूत्र निकल जाता है। इसके आगे तो सरल ही है, ठीक है। ये हमने कर ली थी लास्ट लेक्चर में। अब देखो फिर भी आपको देखो समझ में नहीं आया ना, तो 1-2 बार वीडियो और वापस देख लेना तो समझ में आ जाएगा। अब इसके हम क्या करते हैं, ऊपर में करते हैं। तो देखो ऊपर में क्या है इसकी, ऊपर में लिखो यदि एफ जेड क्षेत्र जी में, एफ जेड क्षेत्र जी में विश्लेषिक फलन हो, विश्लेषिक फलन तथा जी में वर्त C1 जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर अंतर्विष्ट हो। तो देखो ये ऊपर में नहीं पूछ जाती है, लेकिन बस आपको इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कॉची समाकल सूत्र है वो जरूर पूछा जाता है, 2016 में पूछा हुआ है, अच्छे से तैयार कर लेना। तो एफ जेड नॉट पर वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास 1/2 पाई, 1/2 पाई, ठीक है।
1/2 0 से 2 और एफ जेड नॉट प्लस आर ई की पावर आइटा थीटा और डी थीटा, ये हो जाएगा। अर्थात किसी बिंदु जेड नोट पर एफ जेड का मान वर्त C1 की परिधि पर इसके मानों के औसत के बराबर होता है। इसके मानों के औसत के बराबर होता है। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या बोल रहा है कि यदि एफ जेड है वो क्षेत्र जी में क्या है, विश्लेषिक फलन है, और जी में वर्त क्या है, आपको जो सर्किल दे रखा है वो ये सर्किल दे रखा है C1, एक ऐसा सर्किल दे रखा है जिसका सेंटर तो क्या है जेड नॉट और रेडियस क्या है R। अंतर्विष्ट हो तो एफ जेड नॉट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1/2 0 से 2 एफ जेड नॉट प्लस आर ई की पावर आइटा थीटा डी थीटा। अर्थात किसी बिंदु जेड नॉट पर एफ जेड का मान जो होता है वो वर्त C1 की परिधि पर इसके मानों के औसत के बराबर होता है। नॉर्मल है, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना है। एक सर्किल लिया हुआ है, सर्किल लेना है और इससे आपको जेड नॉट की वैल्यू निकालनी है और जेड नॉट की वैल्यू रखनी है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो लिख देते हैं पहले थ्योरी इसकी। चूंकि पहले समझो तो चूंकि एफ जेड वर्त C1 जेड माइनस जेड नॉट बराबर R के अंदर व ऊपर विश्लेषिक फलन है तथा C1 के अंदर बिंदु जेड नॉट स्थित है, अंदर जेड नॉट बिंदु है, तब कॉची समाकल सूत्र से तो कॉची का समाकल सूत्र क्या कहता है, कॉची समाकल सूत्र कहता है एफ जेड नॉट इक्वल टू 1/2 आयोटा C1 एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड। इसको दे देंगे समीकरण संख्या 1। तो एफ जेड नॉट की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1/2 आयोटा C एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड। ये आपका कॉची समाकल सूत्र होता है। अब यहाँ देखो जो सर्किल लिया हुआ है वो क्या है, जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर। यहाँ देखो जेड माइनस जेड नॉट बराबर आर ई की पावर आयोटा थीटा। आपको क्या रखना है, जेड के स्थान पर रखना है। तो जेड के स्थान पर क्या हो जाएगा बताओ, जेड नॉट प्लस आर ई की पावर आयोटा थीटा। और डी जेड के स्थान पर क्या लिखना है, डी जेड के स्थान पर हो जाएगा इसका जेड नॉट तो कांस्टेंट है इसका 0 आयोटा आर ई की पावर आयोटा थीटा और डी थीटा। और थीटा की लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 2 ये लिमिट ली हुई है। नीचे दिख रहा है ना, हाँ ठीक है दिख रहा है। तो डी जेड बराबर क्या हो जाएगा, आयोटा जो सर्किल लिया हो, देखो सर्किल ये दिया हो आपको, तो जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर, जेड बराबर जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा। और डी जेड बराबर हो जाएगा जेड नॉट प्लस आर ई की पावर आयोटा थीटा। और डी जेड बराबर ये हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे वैल्यू रखनी है और सोल्व करना है, बस हो गया। देखो इसको समीकरण 1 दे दो, देखो तो तब समीकरण 1 से एफ जेड नॉट इक्वल टू 1/2 आयोटा 0 से 2 एफ जेड के स्थान पर क्या लिखोगे, इस जेड के स्थान पर ही लिख दो। तो जेड नॉट प्लस आर ई की पावर आयोटा थीटा। और नीचे क्या हो जाएगा बताओ,
जेड माइनस जेड नॉट, उसके स्थान पर क्या लिख दोगे आर ई की पावर आयोटा थीटा, और डी जेड के स्थान पर क्या लिख दोगे आयोटा आर ई की पावर आयोटा थीटा और साथ में डी थीटा। तो यहाँ पे आंसर बस ये हो गया प्रूफ। ऊपर में ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी छोटी ऊपर में ही है ये। आर ई की पावर आयोटा थीटा ई कैंसिल, आयोटा से आयोटा ई कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 1/2 0 से 2 पाई, तो एफ जेड नॉट प्लस आर ई की पावर आयोटा थीटा और साथ में डी थीटा, ये अपने को निकालना था। लास्ट में क्या करा करो कि जब भी प्रूफ हो जाता ना तो लास्ट में थ्योरम का स्टेटमेंट लिख दिया करो, यहाँ पे लिख दिया करो अर्थात लगा के जो भी आपका स्टेटमेंट है उसको लिख दिया करो। ऐसे ही कोशी समाकल सूत्र में क्या किया करो कि जब कोशी समाकल सूत्र प्रूफ हो जाता है ना उसके बाद में कोशी समाकल सूत्र की प्रमेय लिख दिया करो। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसके बाद में एक ऊपर में और है और उसको करते हैं, तो इसमें समझाने की जरूरत नहीं है। एक सर्किल दे रखा है, उस सर्किल में वैल्यू लिखी है बस, और कुछ नहीं करना। अब इसके बाद में अगले ऊपर में करते हैं। अगले ऊपर में लिखते हैं यदि दो समवर्त कंटूर, ये ऊपर में नहीं पूछी जाती एग्जाम में, बस आपको तो क्या है कि इसलिए करवाई जाती है कि भाई इसके साथ ही है और आपको दिमाग में भाई ये रहे कि भाई थ्योरम को प्रूव करने का, जितने ज़्यादा थ्योरम प्रूव करते हो ना उतना ज़्यादा माइंड विकसित होता है कि भाई हमें किस प्रकार से थ्योरम प्रूव करनी है। और हम जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में करेंगे ना तो उसमें भी हम है ना अनलिमिटेड थ्योरम करेंगे और उसमें से कुछ थ्योरम इंपॉर्टेंट है उनको तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब उनको समझाएंगे, अच्छे से समझा दूंगा कि भाई कैसे अपने को उसको ध्यान में रखना है। तो चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली है, बस आप तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो चैनल को, और आपको लगभग कंटेंट मिलने वाला है। हमारा टारगेट यही है कि लगभग बीएससी का पूरा कंटेंट डालने का, लेकिन वो धीरे धीरे होगा। जैसे इस बार आपका बीएससी फाइनल पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी का, अगली बार ये सोच रहे हैं कि बीएससी सेकेंड ईयर की क्लासेस स्टार्ट करेंगे यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल पे, और बीएससी फाइनल का कोर्स भी कराएंगे। वो कौन सी यूनिवर्सिटी का? महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी का। तो आपका कोई फ्रेंड्स यदि जानकार है, आपका फ्रेंड है कोई और कुछ रिलेटिव में है, तो उनको बता देना कि हम यहाँ पे बीएससी फाइनल क्लास अगली सेशन से कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। उनके सारे जो पेपर है उनकी बुक से ही सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे और उनके पेपर ही करवाए जाएंगे सारे। बीएससी फाइनल अब की बार पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी का करवा दिया, अगली बार महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी का करवा देंगे, एमजीएस यूनिवर्सिटी का करवाने का विचार है। ठीक है, तो देखो यदि दो समवर्त कंटूर समवर्त वक्र हो C1 एवं C2 के द्वारा, C1 और C2 के द्वारा परिबद्ध क्षेत्र में FZ विश्लेषिक फलन है। विश्लेषिक फलन है तथा Z नोट इस क्षेत्र का कोई बिंदु हो, तो इस क्षेत्र का कोई बिंदु हो तो FZ नोट इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा C1 FZ अपॉन Z माइनस Z नोट DZ C2 1/2 पाई आयोटा C2 FZ अपॉन Z माइनस Z नोट DZ। जहाँ C1 क्या है? बाहरी वक्र है। C1 क्या है? बाहरी वक्र है। यहाँ देखो इस थ्योरम का प्रूफ। यदि दो समवर्त वक्र आपको दे रखे हैं C1 और C2 के द्वारा परिबद्ध क्षेत्र में FZ क्या है?
विश्लेषिक फलन है। और जेड नॉट इस क्षेत्र का कोई बिंदु हो, इसके अंदर एक बिंदु है जेड नॉट, ठीक है। एफ जेड नॉट पर उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 1/2 पाई आइटा C1 के अबाउट इंटीग्रेशन माइनस 1/2 पाई आइटा C2 के अबाउट इंटीग्रेशन के बराबर होगा, जहाँ C1 क्या है, बाहरी वक्र है। अब यहाँ समझ लो, देखो C1 क्या दे रखा है, बाहरी वक्र दे रखा है। इसका मतलब ये जो बाहर का एक वक्र होगा जो हम बनाएंगे उसको कहेंगे C1, क्योंकि इसने पहले बोल रखा है कि C1 जो होगा वो बाहरी वक्र होगा, मतलब एक्सटर्नल कंटूर होगा। तो हमने इसको बना लिया C1 बाहरी कंटूर। C1 और C2 दो कंटूर है, तो एक कंटूर और बनाएंगे इसमें C2, तो एक कंटूर और बना लिया C2। और इसके अंदर एक बिंदु है जेड नॉट, मान लो जेड नॉट इसके अंदर कोई बिंदु है, तो जेड नॉट बिंदु है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक आर त्रिज्या का छोटा सा सर्किल बना लेंगे। क्या बना लेंगे, एक छोटा सा सर्किल बना लेंगे और इसको क्या नाम दे देंगे, C नाम दे देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कोशी की बहुसंबंधित प्रदेश पर में लगाएंगे कि C1 के अबाउट जो किया गया इंटीग्रेशन है वो किसके बराबर होगा, C1 के अबाउट इंटीग्रेशन के और C2 के अबाउट इंटीग्रेशन। तो पहले इसको लिख लेते हैं और फिर इसको आगे सोल्व करते हैं। चूंकि वक्र C1 व C2 के द्वारा, चूंकि वक्र C1 व C2 के द्वारा परिबद्ध क्षेत्र में FZ विश्लेषिक फलन है। FZ विश्लेषिक फलन है, ठीक है। तथा जेड नोट इसके अंदर का बिंदु है, जेड नोट इसके अंदर कोई बिंदु है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहा हूँ मैं इनको, बिंदु है, ठीक है। तब बिंदु जेड नोट को केंद्र मानकर आर त्रिज्या का वर्त C बनाते हैं, एक सर्किल बनाते हैं, C बनाते हैं। तब वक्र C1 तब वक्र C1 C2 के द्वारा परिबद्ध क्षेत्र में, भाई इनके जो अलावा जो क्षेत्र है ना, इनके अलावा इस क्षेत्र में FZ क्या हो जाएगा, विश्लेषिक फलन हो जाएगा। तब वक्र C1 के द्वारा परिबद्ध क्षेत्र में विश्लेषिक होगा। विश्लेषिक, यहाँ समझो, देखो यदि दो समवर्त वक्र C1 और C2 के द्वारा परिबद्ध क्षेत्र में FZ क्या दे रखा है, विश्लेषिक फलन दे रखा है, तथा जेड नोट इस क्षेत्र का कोई बिंदु है, जेड नोट इसके अंदर कोई बिंदु स्थित है, तब FZ नोट पर वैल्यू जो है इसके बराबर होगा, जहाँ C1 है वो आपका बाहरी वक्र है। तो देखो चित्र कैसे बनाएंगे, पहले C1 को बना लिया बाहरी वक्र, ये C1 आपका बाहरी वक्र हो गया, ठीक है। जेड नोट इसके अंदर बिंदु है और एक क्लोज कंटूर और C2 है, क्यों, क्योंकि क्लोज कंटूर दो दे रखे हैं, C1 और C2, तो C1 और C2। अब फिर एक जेड नोट इसका अंदर का बिंदु है, तो जेड नोट को केंद्र मानकर एक आर त्रिज्या का क्या बनाएंगे, एक सर्किल बनाएंगे, जिसको नाम आपने क्या दे दिया, C क्लोज कंटूर। यहाँ समझो, यहाँ क्या लिखा है, चूंकि वक्र C1 C2 के द्वारा, पहले जो वक्र C1 और C2 के द्वारा इस परिबद्ध क्षेत्र में, मतलब इसको इस वाले क्षेत्र में और इसको छोड़कर शेष क्षेत्र में FZ क्या था, एनालिटिक फंक्शन है। चूंकि वक्र C1 C2 के द्वारा परिबद्ध क्षेत्र में FZ विश्लेषिक फलन है और जेड नोट इसके अंदर का कोई बिंदु है, तब बिंदु जेड नोट को केंद्र मानकर एक आर त्रिज्या का क्या बनाएंगे, एक सर्किल बनाएंगे और जिसको नाम क्या दे देंगे, C नाम दे देंगे। अब C1 C और C2 इसके द्वारा जो परिबद्ध क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र बच गया, ये वाला पूरा बच गया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये पूरे एरिया में FZ क्या हो जाएगा, विश्लेषिक फलन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जेड नोट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, क्योंकि जेड नोट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं था ना भाई, यही तो फंक्शन था अपने पास FZ अपॉन जेड माइनस जेड नोट पर, इस पर फंक्शन क्या नहीं था, एनालिटिक नहीं था। इसके लिए हमने एक सर्किल बना दिया, सर्किल बनाने के कारण क्या हो गया कि इनके जो 6 क्षेत्र है उस 6 क्षेत्र में FZ क्या हो जाएगा, विश्लेषिक फलन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, आगे देखो, क्षेत्र में विश्लेषिक होगा, फलन नहीं लिखा ना आपने, फलन लिखो, मैं फलन FZ अपॉन जेड माइनस जेड नोट विश्लेषिक होगा।
ये जो फलन है वो क्या हो जाएगा, विश्लेषिक हो जाएगा। तब हम बहुसंबंधित प्रदेश की कोशी प्रमेय लगा देंगे। बहुसंबंधित प्रदेश की कोशी प्रमेय क्या कहती है कि ये जो बाहर का क्लोज कंटूर है इसके जो अबाउट इंटीग्रेशन किया गया है वो आपके सी के अबाउट इंटीग्रेशन के और प्लस C2 के अबाउट किए गए इंटीग्रेशन के सम के बराबर होता है। यही होती है ना कोशी की बहुसंबंधित प्रदेश थ्योरम। तब कोशी की बहुसंबंधित प्रदेश, या तब बहुसंबंधित प्रदेश की कोशी प्रमेय से लिख लेंगे। या कोशी बहुसंबंधित प्रमेय से भी लिख सकते थे, बहुसंबंधित प्रदेश की कोशी प्रमेय से। तो कोशी प्रमेय क्या कहती है, देखो C1 के अबाउट किया गया जो इंटीग्रेशन होगा वो C के अबाउट किया गया इंटीग्रेशन के प्लस C2 के अबाउट किया गया इंटीग्रेशन के सम के बराबर होगा। यहाँ तक क्लियर है सबके भाई। C1 के अबाउट किया गया जो इंटीग्रेशन है वो C के और C2 के बराबर होगा। अब यहाँ से देखो इसको इधर ले आओ, इसको यही रहने दो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, FZ अपॉन Z माइनस Z0, इसको इधर ले आए तो ये हो गया अपने पास C1 FZ अपॉन Z माइनस Z0 माइनस C2 FZ अपॉन, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, कोशी समाकल सूत्र से का प्रयोग करेंगे। कोशी समाकल सूत्र से इसका मान निकल जाएगा अपने पास। चूंकि कोशी समाकल सूत्र लग जाएगा ना, कैसे देखो, चूंकि यदि वर्त इसको इक्वेशन संख्या 1 नाम दे देते हैं ना, चूंकि वर्त C के अंदर, अब जो आपको जो C दे रखा था, एक क्लोज कंटूर दे रखा था, ये C1 है, यहाँ पे क्या था, एक क्लोज कंटूर था C, Z0 इसमें एक पॉइंट था और एक क्लोज कंटूर था C2, ये था C। अब इस C के अंदर बात करें कि चूंकि वर्त C के अंदर तथा ऊपर FZ विश्लेषिक फलन है और C क्या है, C के अंदर बिंदु Z0 है, तब यहाँ पे अपन क्या लगा सकते हैं, कोशी समाकल सूत्र लगा सकते हैं। चूंकि वर्त C के अंदर तथा ऊपर FZ विश्लेषिक फलन है, अंदर तथा ऊपर FZ विश्लेषिक फलन है तथा इसके अंदर Z0 कोई बिंदु है तथा C के अंदर कोई बिंदु है, तब कोशी समाकल सूत्र से कोशी समाकल सूत्र क्या कहता है, FZ0 इक्वल टू होता है 1/2 C FZ अपॉन Z माइनस Z0 dZ। अब यहाँ कर देंगे, इसका मान लिख देंगे, इस वाले का मान ये वाला, और ये अपना प्रूफ हो गया। इसके बराबर में लिख देते हैं। ये अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। ये अपने को प्रूफ करना था। तो देखो आपको समझ में आ गई होगी थ्योरम। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। C1 जो था वो बाहरी वक्र था और इसमें Z0 कोई बिंदु था, ठीक है। तो हमने Z0 को केंद्र मानकर R त्रिज्या का क्या बना लेंगे, एक सर्किल बना लेंगे। एक R त्रिज्या का क्या बना लेंगे, एक सर्किल बना लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया,
कि बहुसंबंधित प्रदेश की कौशी प्रमेय लगा दी। बहुसंबंधित प्रदेश की कौशी प्रमेय से क्या कहता है कि C1 के जो अबाउट इंटीग्रेशन किया गया है वो C और C2 के सम के बराबर हो जाएगा। फिर C वाला एक साइड रख दिया, इसको उधर भेज दिया, ठीक है। अब देखो C के अंदर तथा ऊपर, C के अंदर तथा ऊपर एफजेड क्या है, विश्लेषिक फलन है, और C के अंदर तथा ऊपर एफजेड यदि विश्लेषिक फलन है तो C के अंदर बिंदु क्या है, जेड नॉट है, तब कौशी समाकल सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। और कौशी समाकल सूत्र से इस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, 1/2 पाई आइटा C एफजेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट dz के बराबर है। और यहाँ से इसकी वैल्यू समीकरण 1 से रख दिया, और यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। अब देखो आज के लेक्चर में हमारा हो गया कौशी समाकल सूत्र भी हो गया और उसके दोनों ऊपर में भी हो गई, एक बार वापस भी समझा दी मैंने ना। अब आपके अगले लेक्चर में हम करने वाले हैं विश्लेषिक फलन के अवकलज, जो क्या आएगा कि जो एफ जेड नोट का मान जो कौशी समाकल सूत्र है उसका डेरिवेटिव का एफ डैश जेड नोट का सूत्र सत्यापित करेंगे। फिर इससे अगला देखो, यहाँ देखो जो कौशी समाकल सूत्र होता है वो क्या होता है, 1/2 पाई आइटा C एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट dz के बराबर होता है। अब अगले वाले जो लेक्चर है उसमें क्या करेंगे, एफ डैश जेड नोट की मान निकालेंगे, एक बार डबल वाला निकालेंगे और एक बार अपन किसका निकालेंगे, एन का मान निकालेंगे। ये 3 थ्योरम है और ये 3 थ्योरम हम 2 लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। और तीनों थ्योरम का जो करने का प्रूफ है वो तीनों एक ही तरीके से है, तो आपके समझ में आ जाएगी। एक तो ये कौशी समाकल सूत्र हो जाएगा, एक ही 3 थ्योरम हो जाएगी, एक इसके बाद में आएंगे न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स तो आपके इजी से सोल्व हो जाएंगे, इन्हीं पे बेस्ट न्यूमेरिकल्स है। और फिर उसके बाद में आपका आएगा मोरेरा प्रमेय, जो कौशी प्रमेय का विलोम होती है। कौशी प्रमेय क्या थी, कौशी प्रमेय ये थी कि एफ जेड मान लो क्षेत्र में विश्लेषिक फलन होता है और C क्या हो, एक क्लोज कंटूर होता है, तब उस C के अबाउट यदि उसका इंटीग्रेशन करें तो उस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आती है, 0। जबकि मोरेरा प्रमेय क्या है, कौशी प्रमेय का विलोम होती है, ठीक है, उसको सिद्ध करेंगे। फिर उसके बाद में एक तो है आपके कौशी असमी का, एक है पवासों का समाकल सूत्र, इतने आपके फॉर्मूले हैं। तो देखो 3 ये हो गए, 4 और एक पवासों का 5, एक कौशी असमी का 6 और एक मोरेरा प्रमेय 7 तो आपके इसमें क्या आएंगे, थ्योरम्स और न्यूमेरिकल्स है। न्यूमेरिकल्स तो आप कर लोगे जिसे, तो आपको देख लेना, अभी आपको जो अच्छा लगे वो यूनिट कर लेना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।